नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे हिस्से की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम सबने थोड़ा बहुत तो सुना ही है, नालंदा विश्वविद्यालय। पर आज हम किसी आम इमारत की नहीं, बल्कि ज्ञान के एक विशाल सागर की बात करेंगे। हमने कुछ ऐसे स्रोतों का अध्ययन किया है जो इस महान संस्थान की कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत इस कहानी को एक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव यानी प्रथम पुरुष के दृष्टिकोण से पेश करते हैं। मतलब जरा सोचिए, यहाँ विश्वविद्यालय खुद अपने मुंह से अपनी कहानी सुना रहा है, अपने गौरवशाली दिन, अपनी तबाही का वो दर्दनाक मंजर और आखिर में अपने पुनर्जन्म की यात्रा। सच कहूं तो इस तरह से इतिहास को समझना एक अलग ही लेवल का अनुभव है। अगर हम इसके आकार की बात करें ना, तो जब नालंदा अपने सबसे बेहतरीन दौर में था, तब यहाँ एक ही वक्त पर 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे। 10,000! और उन्हें पढ़ाने के लिए 1600 से भी ज्यादा विद्वान आचार्य वहां मौजूद थे। उस प्राचीन दौर में इतने बड़े पैमाने पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था का होना वाकई कल्पना से परे लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाग 1, ज्ञान का स्वर्ण युग और दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालय यानी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के अंदर का माहौल। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ एडमिशन लेना कैसा था। तो सुनिए, यहाँ आना कोई आसान काम नहीं था। इनकी प्रवेश परीक्षा इतनी ज्यादा सख्त होती थी कि 10 में से सिर्फ 3 विद्यार्थी ही पास हो पाते थे। सोचकर देखिए, 70% आवेदक फेल। विद्यार्थियों को कड़ी परीक्षाएं और लंबे इंटरव्यूज देने पड़ते थे। ये सीधा सीधा इस बात का सबूत है कि नालंदा की शिक्षक कितनी विशिष्ट और उच्च श्रेणी की थी। और पढ़ाते क्या थे? यहाँ के करिकुलम की विविधता देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। स्रोत के मुताबिक विद्यार्थियों को वेद, वेदांत, आयुर्वेद, सर्जरी यानी शल्य विद्या, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन शास्त्र और योगा जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। मतलब ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि सच में एक ग्लोबल एजुकेशन हब था जहां दुनिया भर से लोग आते थे। अब जरा इसके आर्किटेक्चर पर ध्यान दीजिए। 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा कैंपस। इसमें 300 डॉर्मिटोरीज थीं, जहां छात्रों के रहने के लिए अलग अलग कमरे थे। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि उस जमाने में जब बिजली का नामो निशान नहीं था, तब भी यहाँ हर कमरे में रोशनी की ऐसी बेहतरीन व्यवस्था थी जो हैरान कर देती है। साथ ही पढ़ने के लिए बड़े बड़े खुले प्रांगण बनाए गए थे। अब आते हैं इस कहानी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर। भाग 2, एक असाध्य रोग, बख्तियार खिलजी और पंडित राहुल श्रीभद्रा। तो किस्सा कुछ यूं है कि आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया। उसने साफ कह दिया था कि वो कोई भी भारतीय दवाई नहीं खाएगा। तब नालंदा के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रमुख पंडित राहुल श्रीभद्रा को बुलाया गया। उन्होंने एक बेहद अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने एक कुरान के पन्नों पर एक अदृश्य औषधि यानी इनविजिबल मेडिसिन लगा दी। अब जैसे जैसे खिलजी उन पन्नों को पढ़ता गया, वो ठीक होता गया। बिना कोई भारतीय दवाई खाए उसकी जान बच गई। कमाल की बात है ना? लेकिन ठीक होने के बाद क्या हुआ? खिलजी को जब ये समझ आया कि भारतीय विद्वानों का ज्ञान उसके अपने वैद्यों और हकीमों से कहीं ज्यादा आगे है, तो दस्तावेजों के मुताबिक उसके अंदर एक भयंकर असुरक्षा और क्रोध पैदा हो गया। एक ऐसी जलन जिसने आगे चलकर बहुत ही दुखद परिणामों को जन्म दिया। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे काला अध्याय। भाग 3, नालंदा का पतन और एक अचानक आई तबाही। हमारा स्रोत उस क्रूर हमले का काफी स्पष्ट वर्णन करता है। एक दिन अचानक विश्वविद्यालय के बाहर घोड़ों की आवाजें आईं। बाहर से सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। दस्तावेजों में बताया गया है कि वहां मौजूद निर्दोष विद्वानों और शांति का संदेश देने वाले बौद्ध भिक्षुओं को बेरहमी से मार दिया गया। और वजह क्या थी? सिर्फ ये कि उनके विचार और उनकी मूर्ति पूजा की प्रथा उन आक्रमणकारियों की विचारधारा से अलग थी। अब ये जो आग लगाई गई थी, उसका पैमाना जरा देखिए। स्रोत बताता है कि नालंदा के विशाल धर्मगंजा पुस्तकालय में आग लगा दी गई। और आपको पता है ये आग कितने दिन जली? लगातार 6 महीने। सोचिए, एक लाइब्रेरी को पूरी तरह जलकर राख होने में 6 महीने लग गए। ये सिर्फ ईंटों और लकड़ियों का जलना नहीं था, ये सदियों के ज्ञान का जलना था। उस आग ने दुनिया का जो नुकसान किया उसकी कोई भरपाई नहीं है,
लाखों दुर्लभ पांडुलिपियां यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ताम्रपत्र और सदियों की साइंटिफिक रिसर्च सब जलकर राख हो गईं। स्रोत इसे सीधे तौर पर भारत के भविष्य का धूं-धूं कर जलना कहता है। ये नॉलेज का एक ऐसा लॉस था जो शायद कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भाग 4, राख से पुनर्जन्म तक, नालंदा की खुदाई और आधुनिक पुनरुद्धार। सदियों तक ये जगह मिट्टी और अंधेरे में दबी रही। फिर आई 19वीं सदी, जब ब्रिटिश अफसरों ने इस जगह की खुदाई शुरू की। शुरू में तो किसी को कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे धूल और मिट्टी हटी, उसके नीचे से पुरानी ईंटें और खंडहर निकलने लगे। एक के ऊपर एक ईंटों से सजी दीवारें मिलने लगीं, और तब जाके दुनिया ने पहली बार नालंदा के महान अवशेषों को फिर से देखा। अगर हम नालंदा की इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा का टाइमलाइन देखें तो 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमारगुप्ता ने इसकी स्थापना की। फिर 12वीं शताब्दी में आक्रमण ने इसे नष्ट कर दिया। उसके बाद 19वीं सदी में ब्रिटिश अफसरों ने इसकी खुदाई की। साल 2006 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसे फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा, और आखिरकार 2016 में एक आधुनिक विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा का पुनरुत्थान हुआ। चलिए अब आज की बात करते हैं। भाग 5, ऐतिहासिक खंडहरों का दौरा। आज का नालंदा कैसा है? अगर आप वहां जाएंगे तो खंडहरों के ठीक सामने आपको एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम दिखेगा। इस संग्रहालय में खुदाई से मिली अद्भुत चीजें बहुत ही हिफाजत से रखी गई हैं। यहाँ कांस्य और पत्थर की अनेक मूर्तियां हैं, जिनमें 13वीं सदी की भगवान बुद्धा की मूर्ति भी शामिल है। इसके अलावा पहली शताब्दी के प्राचीन मर्तबान और लिखे हुए तम्रपत्र भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो उस जमाने की बेजोड़ शिल्पकला की कहानी सुनाते हैं। पर नालंदा की यात्रा का मतलब सिर्फ इतिहास देखना नहीं है। एक तरफ आप प्राचीन खंडहरों और बड़े बड़े प्रांगणों में घूमकर उस दौर की विशालता महसूस कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ की स्थानीय संस्कृति का अपना ही एक अलग स्वाद है। जैसे नालंदा के पास ही सीलाओ नाम की एक जगह है, जो अपनी बेहद स्वादिष्ट खाजा मिठाई के लिए जानी जाती है। तो समझ लीजिए, ये ट्रिप इतिहास और स्थानीय स्वाद का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब अगर आप खुद इस महान जगह को देखने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे पास का एयरपोर्ट पटना में है, जो करीब 89 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से आने वालों के लिए राजगीर रेलवे स्टेशन सबसे करीब है, और रोड से नालंदा राजगीर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है और गया जैसे आसपास के शहरों से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। पहुँचना बेहद आसान है। अब इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसी बात है जो सच में हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, अगर नालंदा का वो विशाल पुस्तकालय लगातार 6 महीने तक नहीं जलता, अगर उस अनमोल ज्ञान का नाश नहीं हुआ होता, तो आज हमारी दुनिया आज की तुलना में कितनी ज्यादा आगे होती? उस खो गए ज्ञान की आखिरी कीमत हमने क्या चुकाई? इस विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। मुझे उम्मीद है आज आपको कुछ नया सीखने और सोचने को मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।